हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू आरएम सीरीज। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड एग्रीमेंट तक पढ़ा था कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से सिचुएशन में कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनको लॉ ने स्पेशली वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग, यही सब। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। तो आज हम लोग उसके आगे का स्टेप स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पार्ट पढ़ा है, फ्री कंसेंट पढ़ा, कंसीडरेशन पढ़ा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ा, ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए ये सारी चीजें होना जरूरी है। अब जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, उसके बाद क्या होता है, आगे की कहानी हम लोग आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट आता है आपका डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि देखिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों अराइज होते हैं, और जब दोनों पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशंस कंप्लीट हो जाएं, खत्म हो जाएं, यानी अब किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो उसको बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो देखिए एक बार, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज और टर्मिनेटेड व्हेन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि कंप्लीट हो जाना, खत्म हो जाना। कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज और टर्मिनेटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। तो देखो कितने तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। तो सबसे पहले डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? परफॉर्मेंस का मतलब हुआ जैसा हमने प्रॉमिस किया था वैसा हमने पूरा कर दिया। मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10 तारीख को 20,000 रुपए दूंगा, मैंने 10 तारीख को 20,000 रुपए दे दिया, यानी कि जैसा कहा था वैसा मैंने कर दिया। तो इसका मतलब मैंने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कर दिया। और अगर आपने अपने प्रॉमिस को पूरा कर दिया है, परफॉर्मेंस कंप्लीट कर लिए, उसके बाद में आपकी सारी की सारी ऑब्लिगेशंस कंप्लीट हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए वहीं पर ही डिस्चार्ज हो जाएगा। तो देखिए एक बार, when both the parties perform their respective obligation, the contract comes to an end, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब मैंने आपको बोला कि मैं 10 तारीख को 20,000 रुपए दूंगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10 तारीख को 20,000 रुपए दूंगा। अब जब मैं आपको 10 तारीख को 20,000 रुपए देने के लिए आया, आप थे नहीं, आप इंडिया के बाहर गए हुए थे, कुछ भी था, आप अवेलेबल नहीं थे। तो आपने मेरे से बोला कि सर मैं तो अभी हूं नहीं, जब मैं आऊंगा तो आपको फोन करके बुला लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसे आप रखे रहो। तो देखो, मैंने तो अपनी तरफ से पैसे देने की कोशिश करी, मैंने तो अपनी तरफ से परफॉर्म करने की कोशिश करी, लेकिन आपने मेरी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। दिस इज कॉल्ड टेंडर। दिस इज कॉल्ड टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्म करने के लिए अटेम्प्ट करना। तो जब मैंने पूरी तरीके से ईमानदारी से परफॉर्म करने की कोशिश करी, लेकिन आपने मेरी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या अब मेरी कोई लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होती है? क्या मेरी कोई लीगल ऑब्लिगेशन बनती है? क्या आप मेरे ऊपर इस वजह से केस फाइल कर सकते हो कि मैंने 10 तारीख को आपको 20,000 नहीं दिए? भाई गलती तो आपकी थी, आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? तो वहां पर भी मेरी लीगल ऑब्लिगेशन खत्म हो जाती है। देखिए, डिस्चार्ज बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस यानी कि टेंडर, when one party offers to perform but the other party refuse to accept it. Next, discharge by mutual agreement और mutual consent। जब दोनों पार्टीज आपस में सहमति के साथ, एक दूसरे की सहमति के साथ में म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए अग्री हो जाती है कि चलिए ठीक है, हमारे और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको खत्म करते हैं, ना तो आपकी कोई ऑब्लिगेशन ना मेरी कोई ऑब्लिगेशन, तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। उसको बोला जाता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। और इसके कुछ एग्जांपल भी हैं, जैसे नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है बेटा न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन जाना। नोवेशन का मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन जाना, यानी कि मेरे और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब हम दोनों ने क्या किया, नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। तो पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी, उसको बोला जाता है नोवेशन। रिसेशन, रिसेशन का मतलब कैंसिल करना। भाई दोनों पार्टीज ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर ही कैंसिल कर दिया है। ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन में चेंज कर देना, यानी कि हमने कॉन्ट्रैक्ट की पुरानी वाली टर्म्स और कंडीशन कैंसिल करके, खत्म करके नई टर्म्स और कंडीशन लगा दी, तो पुरानी वाली टर्म्स और कंडीशन में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट आता है रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है बेटा डिस्काउंट दे देना, यानी मुझे आपसे 20,000 रुपए लेने थे, ठीक, आप आए मेरे पास में और आपने बोला कि सर मेरे पास में केवल 10,000 रुपए हैं, इससे ज्यादा पैसे मैं आपको दे नहीं सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
मैंने कहा चलो यार छोड़ो, कोई बात नहीं, आपस की बात है, आप 10,000 रुपए दे दो। तो अब मैंने क्या किया, मैंने 20,000 रुपए के लोन को 10,000 रुपए में सेटल कर लिया। तो मैंने क्या किया, 10,000 रुपए रेमिट कर दिए, यानी 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। और अगर एक बार आपने डिस्काउंट दिया तो भले ही अब दोबारा आपके पास खूब सारे पैसे आ गए, लेकिन तो भी जो पैसा मैंने गिव अप किया था, जो पैसा मैंने डिस्काउंट में दिया था, वो पैसा अब मैं आपसे रिकवर नहीं कर सकता, ना ही क्लेम कर सकता हूं। वो कॉन्ट्रैक्ट भी वहीं पर ही डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बेटा मेथड्स दिए हुए हैं जहां पर दोनों पार्टीज अग्री कर रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को या तो मॉडिफाई कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं। और ये 4 मेथड यहाँ पर दिए हुए हैं, नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन और रेमिशन। इनके थ्रू पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं या उसकी जगह पे नए बन जाएंगे या वो चेंज हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम का मतलब अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम पीरियड गिवन था, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम पीरियड गिवन था और वो टाइम पीरियड खत्म, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। तो देखो व्हेन लिमिटेशन पीरियड इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर। अब जैसे लिमिटेशन एक्ट है, तो लिमिटेशन एक्ट में हर एक चीज की टाइम लिमिट दी हुई है, शायद मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे पैसे का लेन देन है, तो उसके लिए 3 साल का टाइम पीरियड है कि भाई 3 साल के अंदर आप पैसे रिकवर कर सकते हो कोर्ट के थ्रू, तो आप कर लो। लेकिन अगर जैसे ही 3 साल का पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद में आप मेरे ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते हो। जैसे ही 3 साल कंप्लीट हुए, कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर ही खत्म होगा, फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकते। नेक्स्ट आता है आपका डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब किसी पार्टी की डेथ हो गई, कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, तो वहां पर भी बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। देखिए when the contract ends due to death, insolvency, merger of rights और loss of subject matter, तो इन सारे केसेस में भी वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यहां पर क्या बोलेंगे इसको, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बताया था सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तब सारी चीजें सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट थी, सारी चीजें सब कुछ बिल्कुल सही थी, लेकिन जब परफॉर्म करने की बारी आई तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कर पाना इम्पॉसिबल हो गया। तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। व्हेन परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। नेक्स्ट डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई अगर किसी पार्टी ने ब्रीच किया, जैसे दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक पार्टी ने ब्रीच कर दिया, ब्रीच का मतलब तोड़ना, उसने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया, तो अब मुझे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। उल्टा अब मैं उसके ऊपर सूट फाइल करके उससे कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकता हूं। देखिए when one party fails or refuses to perform his obligation, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी ब्रीच। ब्रीच अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ब्रीच दो तरीके के होते हैं, एक एक्चुअल ब्रीच और एक एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब देखिए नेक्स्ट आता है सेक्शन 37। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह से डिस्चार्ज होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस का मतलब होता है हमने जैसा कहा था वैसा कर दिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमने प्रॉमिस किया था वैसा हमने प्रॉमिस पूरा कर दिया, तो उसको बोला जाएगा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कर दिया। परफॉर्मेंस दो तरीके की होती है, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, यानी कि टेंडर। जैसा कि मैंने बताया, एक्चुअल का मतलब जैसा हमने कहा था वैसा हमने कर दिया। टेंडर या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब हमने परफॉर्म करने की कोशिश तो करी, लेकिन आपने हमारी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको बोलते हैं टेंडर। देखिए सेक्शन 37। तो सेक्शन 37 of the Indian Contract Act 1872 provides that parties to a contract must perform or offer to perform their respective promise। बिल्कुल, जब भी किसी भी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो या तो वो परफॉर्म करेगी या वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगी। परफॉर्मेंस इज मैंडेटरी, बिल्कुल परफॉर्मेंस पूरी तरीके से मैंडेटरी होती है। हाँ, अगर लॉ के किसी प्रोविजन में आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है या परफॉर्मेंस को मना किया गया है तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, अदरवाइज आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो परफॉर्म आपको करना पड़ेगा, अनलेस इट इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और एनी अदर लॉ। नेक्स्ट, इफ द प्रोमिसर डाइज बिफोर परफॉर्मेंस। अब देखो यहां पर एक चीज समझिएगा कि जैसे ए और बी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इनको परफॉर्म करना था 25 जुलाई 2026 को, ठीक, और 15 जून
2026 को ए की डेथ हो गई, तो अब क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा? क्योंकि अभी हम लोग डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डेथ वाला ऑपरेशन ऑफ लॉ वाला पॉइंट पढ़ करके आए, तो उसमें लिखा हुआ था कि किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। पहले डेथ का जो बेटा केस होता है कि अगर किसी भी प्रोमिसर की डेथ हो गई तो उस सिचुएशन में दो चीजें होंगी। एक वो सिचुएशन आएगी जब कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा, और एक वो सिचुएशन आएगी जहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब कब कब कौन कौन सी सिचुएशन आएगी वो समझिएगा। वैसे अगर किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या उसके जो लीगल हायर्स हैं, लीगल हायर्स का मतलब जो उसके बेटा है, वाइफ है, या जो भी है उसके घर में जिसको भी उसकी एसेट जा रही है, लीगल है, उसका जो वारिस होगा वो, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उसको परफॉर्म करना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है कि जिसमें पर्सनल स्किल्स की इन्वॉल्वमेंट है। पर्सनल स्किल का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी वकील ने कॉन्ट्रैक्ट किया केस लड़ने का, वकील की डेथ हो गई, अब वकील का बेटा तो वकील है नहीं, तो वो कहाँ से केस लड़ सकता है? वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। डॉक्टर ने किसी को ऑपरेशन करने का प्रॉमिस किया, डॉक्टर की डेथ हो गई, उसका बेटा तो ऑपरेशन करने आएगा नहीं, वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो अगर कहीं पर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर पर्सनल स्किल्स या पर्सनल नॉलेज की इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर ही खत्म हो जाता है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल हायर से लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर नहीं आती है। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसी परफॉर्मेंस है जिसका स्किल से, नॉलेज से कोई भी लेना देना नहीं है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल हायर्स की। जैसे ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो 25 तारीख को 50,000 रुपए देगा। अब ए की डेथ हो गई, तो ए का अगर मान लीजिए कि कोई बेटा है, तो अब इसके बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो 50,000 रुपए बी को दे। लेकिन हाँ, एक चीज और होती है, नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, अगर ए से इनके बेटे को कोई प्रॉपर्टी मिल रही होगी, ए से इनके बेटे को कोई प्रॉपर्टी मिल रही होगी जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, मोर देन 50,000, तो उस केस में इनका बेटा लायबल होगा। लेकिन अगर ए से इनके बेटे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, कोई पैसा ही नहीं है, तो फिर वहां पर कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अगर पर्सनल स्किल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो लीगल हायर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रॉमिस को पूरा करना। लेकिन वो उतने ही प्रॉमिस को पूरा करेंगे अगर पैसे का लेन देन है जितनी प्रॉपर्टी उनको जिसकी डेथ हुई है उससे मिली हो। तो जितनी प्रॉपर्टी मिली होगी उतने की ही लायबिलिटी अराइज होगी, उससे ज्यादा की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो देखिए एक बार ठीक है। इफ द प्रोमिसर dies before performance, his legal representative are bound to perform the promise. अब देखिए फोर्थ, legal representative are not bound to perform the promise if a contrary intention appears from the contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट में इसके अगेंस्ट में कुछ लिखा हुआ तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं होगा। देखिए, if X promises to deliver a horse to Y on payment of 1,000 and X dies before performance, X representative must deliver the horse. तो वहां पर X का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो परफॉर्म करेगा और Y वहां पर उसको 1,000 रुपए देगा। देखिए, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, टेंडर का मतलब मैंने आपको बताया ऑफर टू परफॉर्म या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इसको एक बार समझते हैं। तो टेंडर मींस एन ऑफर टू परफॉर्म अ प्रॉमिस बाय द प्रॉमिसर। तो टेंडर का मतलब क्या हुआ बेटा? ऑफर टू परफॉर्म, जो भी प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को पूरा करने की कोशिश करना। सेकंड, if the promisor offers to perform and the promisee refuses to accept it, the promisor is discharged from further liability. सेम वही चीज है जो अभी मैंने आपको बताई। such discharge is known as discharge by tender. The promisor may sue the promisee for breach of contract if the tender is refused. बिल्कुल, अगर मैं परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन अगर आप ही मुझे परफॉर्म नहीं करने दे रहे हैं, तो उस केस में मेरे एंड से कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो जाएगा, उल्टा मैं आपके ऊपर स्यू कर सकता हूं। जो प्रॉमिसर है वो प्रॉमिसी के ऊपर स्यू कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो मेरी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो उसको रिफ्यूज कर रहा है।
अब देखिए कुछ कंडीशंस हैं फॉर अ वैलिड टेंडर, यानी कि कुछ एसेंशियल्स हैं, अगर टेंडर में ये सारे पॉइंट्स होंगे तभी टेंडर को वैलिड माना जाएगा। तो सबसे पहले तो बेटा टेंडर अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी आप जो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो आप उसमें सामने वाले के ऊपर कुछ कंडीशन इंपोज नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं उसको 50,000 रुपए दूंगा, अब मैं उसको फोन करके बोल रहा हूं भाई तू आ करके ले जा, मैं 50,000 रुपए देने से मना नहीं कर रहा, लेकिन तू आ करके ले जा, मैंने नई कंडीशन जोड़ दी, तो यहां पर इसको वैलिड टेंडर नहीं बोला जाएगा। दूसरा, टेंडर मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब मैं रात में 12 बजे फोन करके बोल रहा हूं कि भाई आकर के पैसे ले जा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस में हमेशा ऑफर टू परफॉर्म होना चाहिए। तीसरा, टेंडर मस्ट बी मेड under circumstances showing that promiser is able and willing to perform the whole promise। बिल्कुल यहां पर लगना चाहिए कि भाई प्रॉमिसर अपने पूरे प्रॉमिस को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, ठीक। अब मैं आपको फोन करके बोल रहा हूं कि यार अभी मेरे पास में 20,000 रुपए हैं और केवल 20,000 रुपए ले लो, बाकी के 30,000 रुपए मैं आगे दे दूंगा, तो क्या इसको वैलिड टेंडर बोला जाएगा? नहीं, होल प्रॉमिस, पूरे प्रॉमिस को परफॉर्म करने का दिखना चाहिए कि सामने वाली पार्टी पूरा का पूरा परफॉर्म करना चाह रही है। चौथा, इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, बिल्कुल अगर डिलीवरी का केस है, गुड्स की डिलीवरी का केस है, तो वहां पर हमेशा बायर को इंस्पेक्शन का मौका जरूर देना चाहिए। देखिए, द प्रोमिसी मस्ट गेट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट द गुड्स। और टेंडर मेड टू वन ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसी इज ट्रीटेड एज टेंडर मेड टू ऑल। अब अगर मान लीजिए कि मिस्टर ए ने बी सी डी तीन लोगों को प्रॉमिस किया है, तो वो परफॉर्मेंस करने की कोशिश किसी से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं, सी को भी कर सकते हैं, डी को भी कर सकते हैं। किसी एक को भी परफॉर्म करने की कोशिश करी तो माना जाएगा कि उन्होंने तीनों को कोशिश करी है। आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की डिमांड कौन कर सकता है? परफॉर्मेंस की डिमांड प्रॉमिसी हमेशा करेगा, जिसको हमने जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस करने की डिमांड कर सकती है। अगर उसका कोई एजेंट है तो वो एजेंट कर सकता है, अगर कहीं पर स्पेशल स्किल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है। तो देखिए एक बार, जनरली ओनली द पार्टी टू होम द प्रॉमिस इज मेड कैन डिमांड परफॉर्मेंस, तो जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है। दूसरा, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू फॉर परफॉर्मेंस, ये हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है केवल वही सूट फाइल कर सकता है, उसी के साथ ही हमारी लीगल ऑब्लिगेशंस अराइज होती हैं। तीसरा, एन असाइनी ऑफ राइट्स एंड बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट कैन डिमांड ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखो एक चीज समझिएगा, यहाँ पर एक चीज, एक रूल है, वो रूल हमेशा याद रखिए। आप हमेशा अपने अधिकारों को, अपने बेनिफिट्स को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आप अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप अपनी लायबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपके पास में कुछ राइट है या आपके पास में कुछ बेनिफिट है तो उसको तो ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन अपनी लायबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मान लीजिए कि मिस्टर ए हैं, इनका घर है, इन्होंने बी को ये घर रेंट पर दिया हुआ है, इससे 25,000 रुपए हर महीने किराया आ रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पर मिस्टर ए के पास में एक राइट है ना कि हर महीने 25,000 रुपए मिस्टर बी से लेने का, एक राइट हो गया। अब मिस्टर ए ने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी मिस्टर सी को, ये प्रॉपर्टी इन्होंने सी को ट्रांसफर कर दी, तो अब प्रॉपर्टी किसकी हो गई? सी की हो गई। अब इससे जो रेंट मिस्टर बी मिस्टर ए को हर महीने 25,000 रुपए का रेंट दे रहे थे, अब ये मिस्टर बी किसको रेंट देंगे? सी को। तो एक तरीके से देखो तो मिस्टर ए ने अपने अधिकार को सी को ट्रांसफर कर दिया। अब अगर मान लीजिए कि मिस्टर बी रेंट नहीं देते हैं तो इनसे रेंट कौन निकलवा सकता है? बिल्कुल सी निकलवा सकता है। अब यहाँ पर बी ये नहीं कहेंगे कि भाई मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट ए के साथ में किया था तो ए ही पैसे की डिमांड करे ना। अगर कोई असाइनी है, यानी कि जिसको मैंने अपने बेनिफिट्स या अपने अधिकारों को ट्रांसफर किया हुआ है, तो वो भी परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है। देखिए, द असाइनी हैज द सेम राइट्स एज द असाइनर। डन है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं एक बार। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म होली। देखिए, states that when a party to a contract refuses to perform or disable himself from performing his promise in its entirety,
द प्रोमिसी हैज द राइट टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, जो भी प्रोमिसर है अगर उसने परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करी या परफॉर्मेंस से मना कर दिया तो फिर उसका मतलब है कि उसने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब प्रोमिसी के पास में राइट आ जाता है, नहीं सामने वाली पार्टी के पास में राइट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड करा सकती है, नहीं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकती है। देखिए, however this right is not available if the promisee by his words or conduct has signified his acquiescence in the continuance of the contract। अब देखो जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉमिस किया कि वो 25 जुलाई 2026 को इनको 500 केजी शुगर सप्लाई करेंगे, 500 केजी शुगर सप्लाई करेंगे 25 तारीख को, ठीक। अब 20 जून को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि सर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 1 महीने के बाद में मैं आपको शुगर सप्लाई करूंगा 25 जुलाई को, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई मेरे पास में शुगर नहीं और ना आने वाली है, तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अब मिस्टर बी के पास में 2 ऑप्शन है, या तो ये 20 जून को ही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मान लें, यानी कि एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मान लें, या इनके पास में ये भी ऑप्शन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने का मतलब यहाँ पर बी ए से बोलेंगे कि भाई आज तो 20 जून है, तुम्हें परफॉर्म कब करना है, 25 जुलाई, यानी 1 महीना 5 दिन अभी भी बाकी है, तो इतनी जल्दी तुम सरेंडर क्यों कर रहे हो भाई, तुम्हें तो परफॉर्म 1 महीने 5 दिन बाद करना है ना, तो तुम इतनी जल्दी सरेंडर मत करो, अभी कॉन्ट्रैक्ट को चलने दो, देख लेना, कोशिश करना, हो सकता है तुम परफॉर्म कर लो। तो यहाँ पर मिस्टर बी अपने कंडक्ट से या अपने शब्दों से कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो फिर बेटा वो 20 जून को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते और ना ही 20 जून के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस अगर मिस्टर ए 25 तारीख को भी परफॉर्म ना करें। अगर ये 25 तारीख को भी परफॉर्म नहीं करते तो उसके बाद में तो ये ब्रीच मान सकते हैं, उसके बाद में तो ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा करके सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते। ठीक है। Thus, acceptance of continued performance amounts to waiver of the right to terminate the contract। और अगर एक बार इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू किया तो फिर उसके बाद में इनके पास में ये राइट 25 तारीख के बाद होगा, लेकिन उसके पहले नहीं होगा। आगे देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। Where X, a singer, agrees to sing for Y, the manager of a theater, for 2 nights every week and absents herself willfully on 1 night, Y may terminate the contract। अब यहाँ पर देखो X एक सिंगर था, उसने मैनेजर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया Y के साथ में कि 2 नाइट, हर हफ्ते में 2 नाइट वो परफॉर्म करेगा। अब एक नाइट को वो जानबूझ करके परफॉर्मेंस करने नहीं आया, परफॉर्म करने नहीं आया, तो अब वाई के पास में ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है, लेकिन बट इफ वाई अलाउज एक्स टू सिंग ऑन अ लेटर नाइट। अब अगले दिन जब वाई आया तो मैनेजर ने उसको हटाया नहीं, मैनेजर ने उसको कंटिन्यू करने के लिए बोला, यानी मैनेजर ने कहा भाई ठीक है तुम परफॉर्म करो। तो यहां पर अगर वो उसको परफॉर्म करने की परमिशन दे रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर रहा है। देखो he is deemed to have accepted the continuance of the contract and can only claim compensation for the loss suffered। फिर यहाँ पर बेटा बस जो उसको 1 नाइट का लॉस हुआ है उस लॉस के कॉम्पनसेशन के लिए तो जा सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकता। आगे देखते हैं। बाय whom a contract must be performed। अब कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस करेगा कौन, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पार्टीज हैं वो परफॉर्म करेंगी। दूसरा मैंने अभी आपको बताया कि किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और पर्सनल स्किल्स नॉलेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लीगल हेड्स होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। देखो सेक्शन 40 depends upon the intention of the parties and the nature of the contract। Where it appears that the parties intended the contract to be performed personally by the promisor, such promise must be performed by the promisor himself। Contract involving personal skills, taste, confidence fall under this category। डन है सबको? आगे देखिए। इन अदर केसेस प्रोमिसर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल अगर पर्सनल स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और किसी भी पार्टी की डेथ हो गई है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो परफॉर्मेंस कर सकता है। मे परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और द प्रोमिसर may employ a competent person to perform it। For instance,
A promise to pay money may be performed by the promisor personally or through another person, and in case of death by his legal representative. However, a promise to paint a picture must be performed personally by the promisor. अब देखो यहाँ पर अगर पिक्चर को पेंट करने का प्रॉमिस है तब तो यहाँ पर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व हो गई ना। अब जब पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व हो गई है तो फिर वहां पर डेथ के बाद में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। X promises to pay rupees 1000 to Y. X may either personally pay the money to Y or cause it to be paid to Y by another. If X dies before making payment, his representative must perform the promise or employ some proper person to do so. X promises to paint a picture, ये तो personal skills वाला है, तो X must personally perform the promise. नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। तो आज बेटा हम लोगों ने परफॉर्मेंस और डिस्चार्ज वाला पोर्शन कंप्लीट किया। इसके बाद में जॉइंट परफॉर्मेंस का पोर्शन आता है, उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कवर अप करेंगे। तब तक के लिए एक बार इतना अच्छे से रिवाइज करिएगा, सारे एग्जांपल्स देख लीजिएगा, तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।